हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई गो ऑन विद टुडेज लेक्चर, आई वांट टू टेक 1 minute ऑफ योर्स टू डिस्कस समथिंग। देखिए, आपने मुझे कहा था कि पॉलिटी और इकोनॉमी सेक्शन का जो विजन IAS के करंट अफेयर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो आई हैव डन दैट फॉर बोथ ऑफ द सेक्शंस। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैं आज की वीडियो की आई बटन में दोनों ही वीडियोस को, पॉलिटी को भी और इकोनॉमी को भी लिंक कर दूंगी। देखिए, दोनों ही वीडियोस को आप कम से कम 2 बार जरूर देखिए ताकि जिस तरह का कॉन्सेप्ट्स का फ्लो आपके दिमाग में बने, इट शुड बी अनइरेजेबल, आपको चीजें कनेक्ट करनी आ जाए। सो प्लीज एटलीस्ट 2 बार पूरी वीडियो जरूर देखें। और जहां तक इकोनॉमी की वीडियो का सवाल है, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गारंटी यू, आप एक काम करिए, आप एक बारी प्लीज खुद से इकोनॉमी का सेक्शन पढ़िए, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, और फिर उसको वीडियो से कवर करने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस तरह से, देखिए, जो विजन की मैगजीन में ना इलेबोरेट ही नहीं किया हुआ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल का टेक्स्ट है उसमें आप कुछ भी पढ़ेंगे जो आप अगर समझ भी आ गया, वैसे तो समझ नहीं आएगा जो वहां पे लिखा है, और अगर आपको समझ आ भी गया तो जो एक्चुअल में आप उससे अज्यूम कर रहे हैं उसे पढ़ के, वो कुछ और ही है उसका मतलब, जो आप लीगल डॉक्यूमेंट खुद से पढ़ेंगे। तो क्योंकि आपका इतना टाइम वेस्ट होगा, आप खुद से जाके उस लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे जिसमें भी बहुत प्रोबेबिलिटी है पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू सेव ऑन योर टाइम, please go and watch that video. A lot of effort, really a lot of effort has gone into making these videos. प्लीज आप उन वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लाइक करेंगे तभी इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी कि मैं नेक्स्ट मंथ की भी पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन की एक्सप्लेनेशन बनाऊं। Alright, so let's get started with today's video. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी माइंड ओपनर। आज की जो वीडियो है, एक्चुअल में जो जिस तरह के आर्टिकल स्पेशली जो इंडियन एक्सप्रेस में है, दे वुड एक्चुअली ब्लो योर माइंड अवे, स्पेशली जो हम आज एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ओके, RBI टू लॉन्च e-rupee पायलट सून कैन बी बेस्ड ऑन टोकन और अकाउंट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ आर्टिकल जो आप खुद से पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए बी पेशेंट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, तो देखिए, आरबीआई ने फ्राइडे को क्या किया है, इंडिकेट किया है कि हम बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, एक लिमिटेड पायलट बेस पे लॉन्च करेंगे जो हमारी मच ओवेटेड e-rupee का लॉन्च है उसको, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC भी कहते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए अभी इसे पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा, इट वुडंट बी अ फुल फ्लेज्ड लॉन्च। ओके, तो देखिए e-rupee क्या होता है। e-rupee इज जस्ट लाइक सॉवरेन पेपर करेंसी, जो आप नोट यूज करते हैं, बैंक नोट, या फिर जो आप कॉइन्स यूज करते हैं, बिल्कुल उसी का जो डिजिटल फॉर्मेट होता है वो e-rupee बन जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट फॉर्म यही है कि वो डिजिटल फॉर्म में है। और जैसे कि अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ खरीदा आपने, जो आपने लिया उसके एक्सचेंज में आपने फॉर एग्जांपल 10 रुपए का नोट दे दिया, वैसे ही आप जो डिजिटल मनी अगर रिटेलेबल है वो उसको अगर रिटेल वाला आप सेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप उसको डिजिटली पे कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एज जो एग्जिस्टिंग करेंसी है उसके साथ, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे लिखी है कि इट वुड बी लीगल टेंडर। देखिए, लीगल टेंडर क्या होता है, हम बहुत बार ये टर्म पढ़ते हैं, पर जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता, जब भी ये करेंसी लीगल टेंडर बैक्ड होती है तो उसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी से कुछ खरीदा और उसकी पेमेंट आपने एक पर्टिकुलर बैंक नोट से की या एक पर्टिकुलर करेंसी से की, तो अगर वो लीगल टेंडर है तो सामने वाला जिससे आपने कुछ खरीदा है वो आपके उस पेमेंट को मना नहीं कर सकता कि नहीं, ये वाली मनी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको सरकार बैक करती है, RBI बैक करती है। ऑलराइट, तो ये चीज। और यहाँ पे लिखा है जैसे इट वुड बी अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि आप अपनी कैश इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आपके पास अगर घर पे पैसे हैं जिसको आप कल खर्च करके कुछ ले सकते हैं, वैसे ही इट वुड बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर यू। ओके, अब देखिए आगे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी इस आर्टिकल की, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ बहुत एक्रोनिम्स लिखे हुए हैं जो शायद आपको समझ नहीं आएंगे और इसकी फुल फॉर्म्स आपको इंटरनेट पे भी सही से नहीं मिलेंगी, तो वो नेक्स्ट पेज पे है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, तो डिजिटल रुपी क्या होगा। अब देखिए, ये चीज है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी बताऊंगी। डिजिटल रुपी एक्चुअल में किसकी लायबिलिटी होगी। देखिए, मैंने आपको बैंक के एसेट
और बैंक की लायबिलिटी बताई है। बैंक के लिए एसेट क्या होता है? लोन एसेट होता है बैंक्स के लिए। क्यों? क्योंकि लोन पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? उन्होंने लोन दिया, आप कहोगे लोन तो उनके पास से पैसा जा रहा है तो वो एसेट कैसे हो सकता है? देखिए, लोन का जो पैसा उनसे जा रहा है लेकिन इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल तो वापस आएगा ही साथ में। जो उनसे गया है वो तो वापस आएगा, साथ में और भी पैसा उसके आ रहा है जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं आप, तो ये एसेट हुआ उसके लिए। लायबिलिटी क्या हुई? सिर दर्द क्या है बैंक्स के लिए? सिर दर्द है उनके लिए जो आप डिपॉजिट वहां पे करेंगे, उनको टेंशन रहेगी कि हमें वापस करना है, तो कभी भी विड्रॉ कर सकते हो आप, है ना? तो उनके लिए लायबिलिटी आपके डिपॉजिट्स हैं। तो देखिए, वैसे अगर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये स्टेटमेंट आपको अपने एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है? तो अब आप कहेंगे कि एक अगर स्टेटमेंट है कि डिजिटल मनी, जो यूजुअल डिजिटल मनी है, जैसे आप पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, वो है, वो लायबिलिटी किसकी है? उस डिजिटल मनी की लायबिलिटी किसकी है? कमर्शियल बैंक्स की है। ये एक स्टेटमेंट सुनिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। और ये जो डिजिटल रुपी होगा यानी कि सीबीडीसी की लायबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ना कि किसी कमर्शियल बैंक की। कैसे? देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब आप एक कोई भी बैंक का नोट पकड़ते हैं अपने हाथ में, उसे पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल एक आप 2000 का नोट लीजिए, उस पर पढ़िए आप, उसके बीच वाले सेक्शन में अगर देखेंगे वहां पे लिखा है आई आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू यू। देखिए, आप पैसे दे रही हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जंक है, कुछ भी नहीं है, वो तो एक पेपर है ना? लेकिन उस प्रॉमिस की वैल्यू है जो आरबीआई गवर्नर कर रहे हैं कि मैं आपको 2000 रुपए दे रहा हूं, दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है? तो उस प्रॉमिस की वजह से लीगल टेंडर मिलता है उस बेसिकली एक उस नोट को। तो क्योंकि ये देखिए, क्योंकि जितने भी नोट्स प्रिंट होते हैं वो आरबीआई करती है, ठीक है? वैसे ही क्योंकि ये सॉवरेन करेंसी का ही जैसे ही है ई रूपी, तो इसको भी जो बेसिकली रोल आउट कर रही है वो आरबीआई कर रही है, तो इसकी डायरेक्ट लायबिलिटी होती है आरबीआई के पास, सीबीडीसी की। लेकिन अगर हम जहां दूसरी डिजिटल मनी यानी कि पेटीएम से पेमेंट्स आजकल हम करते हैं, उसकी जो लायबिलिटी है कमर्शियल बैंक्स के पास क्यों है? देखिए, पेमेंट क्या होता है, पेटीएम से पेमेंट क्या होती है? आप क्या करते हैं? अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, राइट? अगर आप लिंक किया है, आपने यूपीआई अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे बेसिकली उसी में से निकाल के तो दे रहे हैं, ठीक है? कुछ नया तो क्रिएट नहीं हो रहा। तो आपका बैंक, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है, जिसके पास भी पैसे हैं, वो लायबिलिटी उस बैंक की है ना, उसकी सिरदर्दी है, क्योंकि उसके पास आपने डिपॉजिट किया हुआ है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके? अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई ने कहा है ई रूपी कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड। अब आप बहुत अच्छे से सुनिए, इसका क्या मतलब है। देखिए, जो भी टोकन बेस्ड सीबीडीसी होगा वो बेसिकली जैसे बैंक नोट होते हैं या फिर आप कॉइन्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो बेसिकली टोकन क्या होगा, मतलब जैसे अगर आपके पास इतने टोकन्स हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर वो इस मोमेंट पे आपके पास वो टोकन है, तो मतलब आप उनके ओनर हो एटलीस्ट उस मोमेंट तक, जब तक आप उसकी पेमेंट किसी को नहीं कर देते कुछ और खरीदने के लिए, ठीक है? जैसे रिटेल सेक्टर में हम जाते हैं, प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ जाते हैं, खरीदते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं, बिल्कुल टोकन बेस्ड जो सीबीडीसी होगा बिल्कुल हमारे जैसे नॉर्मल रिटेल लोगों के लिए होगा। अगर हम बात करें अकाउंट बेस्ड पेमेंट्स की, तो मैं पहले बता देती हूँ कि अकाउंट बेस्ड जो पेमेंट्स होंगी उसमें बेसिकली क्या होगा, ये इफ आई गो ऑन टू टेल यू, ये बेसिकली इंटर बैंक जो पेमेंट्स होंगी बड़ी बड़ी, या फिर आप होलसेल मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं यूजुअली, तो वैसे इंटर बैंक, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, ये मैं बता देती हूँ, ये सब कुछ यहाँ नहीं लिखा। अगर आप एग्जांपल लीजिए कि कोई बैंक है, बैंक अगर आरबीआई से ही उसे कुछ पैसे लेने हैं आगे लोन देने के लिए, यही तो करता है बैंक, खुद लोन लेता है ताकि आगे लोन ले सके। तो इस केस में वो क्या हो सकता है, अगर अगर किसी वो कंपनी को बहुत बड़ी आगे लोन दे रहा है, तो वो खुद भी लोन सीबीडीसी में ले सकता है। सो दिस इज अ होलसेल ट्रांजैक्शन। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, इसके रिकॉर्ड रखे जाने पड़ते हैं कि बैलेंस कितना है, ट्रांजैक्शन क्या है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किसके पास ओनरशिप है अभी, कितने अमाउंट ऑफ पैसा, ऐसे सिर्फ आप मेंशन कर देंगे उसमें अकाउंट में कि इतना पैसा जा चुका है, इतना आया है, करंट ओनरशिप इतने अमाउंट ऑफ पैसे की है, ठीक है? सो ऑल ऑफ दैट, ऑलराइट, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब देखिए, अगर हम टोकन बेस्ड सीबीडीसी की बात करें, तो आप ऑब्वियसली अगर आप एक बैंक नोट खुद के पास रखते हैं, तो आप उसके ओनर हैं एटलीस्ट, वो आप जेन्युइन ओनर हैं कि नहीं, ये तो आप ही वेरीफाई करेंगे। आपको नोट आप निकलवा के लाते हो तो आपकी प्रॉपर मतलब पूरा खाता खुला हुआ है, आप एक वेरीफाइड इंसान हो, आधार भी लिंक्ड है, अब तो ये सब कुछ है, तो ठीक है, वेरिफिकेशन जो डायरेक्टली है वो आपके ऊपर लाई करती है एक पर्टिकुलर टोकन बेस्ड सीबीडीसी की, जैसे एक पर्टिकुलर बैंक नोट की,
ठीक है, वो उसके लिए कोई और आके आपको वेरीफाई नहीं करेगा जी 20,000 रुपए इसको दिए हैं तो ये बंदा सही है कि नहीं। आपने खुद करवाया हुआ है, अपना बैंक अकाउंट खुद खोला है, क्रेडेंशियल्स आपने सबमिट किए हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन अगर हम बात करें अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी की, तो एक इंटरमीडियरी बॉडी होगी जो वेरीफाई करेगी कि अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी ठीक है कि नहीं, जिसके पास बैलेंस है, जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो सही है कि नहीं, वेरीफाइड है कि नहीं। ओके, तो ये चीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए अगर हम बात करें कि क्या फीचर्स होंगे इन दोनों फॉर्म्स के, तो जो टोकन बेस्ड सीबीडीसी होगा ये प्रेफर्ड मोड होगा, जैसे मैंने बताया। अब सीबीडीसी आर का मतलब क्या है, सीबीडीसी आर का मतलब है रिटेल, जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल कैश फॉर्म, राइट, जैसा कि हमने देखा। और अगर हम अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी की बात करें तो इट इज इट वुड बी कंसिडर्ड एज इफ सीबीडीसी होलसेल, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होलसेल, ओके, ये चीज। और राइट, ये सब कुछ होगा। ये जो इस तरह का सीबीडीसी होलसेल वाला जो ट्रांजैक्शंस किस किस के लिए यूजुअली यूज की जाएंगी, होलसेल मार्केट के लिए, और ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर ट्रेड के लिए, जो जीसेक खरीदते हैं, ट्रेड्स खरीदते हैं, ट्रेड बेसिकली जो होते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और बायलैटरली अगर कुछ सेटल करना हो, ये सब कुछ। और राइट, सीसीपी अरेंजमेंट यहाँ पे लिखी है, तो अगर आपको यहाँ पे सीपीज, सीडीज और सीसीपी ये भी बता देती हूँ, ये भी होलसेल का ही पार्ट होगा। सीसीपी क्या होता है, बेसिकली एक होता है सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली क्या करेगा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो खुद क्या करेगा, अगर आप कुछ बेच रहे हैं मार्केट में लेकिन आपको कोई बायर नहीं मिल रहा, तो ये पार्टी क्या करेगी, सीसीपी क्या करेगी, ये आपसे खरीद लेगी, अपने अकाउंट में रख लेगी, ठीक है। अब ये आगे इसका जिम्मा है, ये कहती है नहीं मेरे पास बड़ा नेटवर्क है, डोंट वरी, आई विल सेल इट, आगे आप मेरे को बेच दें, ठीक है। तो फिर ये आगे बेच देंगे। अब बीच में एक इंटरमीडियरी आ गई ना, सीसीपी आ गई, काउंटर पार्टी, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी अरेंजमेंट्स के लिए होलसेल वाला, यानी कि जो होलसेल अकाउंट बेस्ड वाला सीबीडीसी होगा उसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यही जैसे पेमेंट्स के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। The RBI has been opposing private cryptocurrencies, that क्योंकि RBI को ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस कल को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट हो गया, जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है भी गिवन द वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व इन द क्रिप्टो करेंसी की, ये जो पूरी फर्म है, ये जो पूरा सेक्टर है क्रिप्टो करेंसी का, तो आरबीआई तो कोई सेंट्रल अथॉरिटीज उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकती, फिर जब कंट्रोल नहीं कर सकती तो बचा भी नहीं सकती। तो आरबीआई ये प्रॉपरली स्टेट करते हैं कि अगर आप बेसिकली इस चीज में डील करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, दैट यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एट योर ओन रिस्क, वी विल नॉट कम एंड सेव यू, बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये चीज आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों से बचाने के लिए लोगों को बेसिकली आरबीआई यही कर रहा है कि वो लोगों को विश्वास दिलाए कि ई रूपी है, आप इस पर निर्भर रहिए, क्यों क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी का आपको रिस्क लेना है, ये बात आपको पता है। इन न्यू ट्रेवल एडवाइजरी यूएस कॉशंस अगेंस्ट क्राइम टेरर इन इंडिया, नाउ दिस बिकम्स point of contention, I would say, between India and USA's bilateral relation. Why? Because US ने क्या किया है, फ्राइडे को उसने अपने सिटीजन्स को बेसिकली बोला है कि अगर आप भारत में ट्रेवल कर रहे हैं तो बी कॉशियस, आप इंक्रीज्ड कॉशन के साथ जाइए जब भी आप भारत में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। और एडवाइस किया है अपने सिटीजन्स को कि आप JNK तो ना ही जाएं, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है वहाँ तो ना ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये नई ट्रेवल एडवाइजरी में जो फ्राइडे को इशू की गई है उसमें, तो देखिए 1 to 4 वो रैंक करते हैं एक कंट्री को बेसिकली, कितनी सेफ है, कितनी अच्छी है वहाँ पे ट्रेवल करना उस कंट्री में। तो हमें 2 नंबर पे बेसिकली स्केल डाउन कर दिया है, और 4 हाईएस्ट होता है, सबसे अच्छी कंट्री जहाँ ट्रेवल करना बड़ा सेफ है वो 4 होता है, ठीक है। तो ये चीज़, बट हमें आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, आई थिंक इन अ न्यू ट्रैवल एडवाइजरी इशूड फ्राइडे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिड्यूस्ड इंडिया ट्रैवल एडवाइजरी लेवल टू 2 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4 विद द लैटर बीइंग द हाईएस्ट। ओके, वैसे ही पाकिस्तान को लेवल 3 पे, ठीक है, तो इनको भी बोला है कि आप रिकंसिडर करिए यहाँ भी ट्रैवल करना। अगर हम बात करें
तो क्या क्या इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि क्यों यहाँ पे क्राइम क्यों ज्यादा है। चलो टेररिज्म हमें समझ आ रहा है कि JNK से रिलेटेड बोला होगा, बट क्राइम किस चीज का। तो इन्होंने बोला है कि इवन इंडियन अथॉरिटीज रिपोर्ट करती हैं कि रेप सबसे बड़ा क्राइम है जो ग्रो कर रहा है भारत में। वॉयलेंट क्राइम होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, और टूरिस्ट साइट्स पे तो स्पेसिफिकली इस तरह के असॉल्ट्स होते हैं, बाकी लोकेशंस में भी। और ये इन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आप किसी टूरिस्ट लोकेशन पे जाते हैं तो टेररिस्ट जानबूझ के ऐसी जगहों को तो बॉम्ब करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हब हो, मार्केट्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो। दैट्स ट्रू, ऐसा ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत रिस्क है। बट टेररिस्ट जो होते हैं स्पेसिफिकली जहाँ पे जनता बहुत ज्यादा हो, क्राउड बहुत ज्यादा हो, और वो टूरिस्ट प्लेसेस ही होती हैं या मार्केट्स होती हैं, तो इन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं जिससे फियर ज्यादा फैले, ये चीज ज्यादा लोगों तक फैले कि एक अटैक से इतने लोगों की जान चली गई। अब देखिए, आपको ये बात पता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिखी हर एक लाइन आपके लिए क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन का ये पार्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया मेड सिरप्स एंड डेथ्स इन द गैम्बिया व्हाट वी नो सो फार। इसमें कुछ कुछ है जो आपको याद रखना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो क्लीशे चीजें ही हैं जो आपको पता है, जो अभी तक सिचुएशन इन्वॉल्व हुई है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस हफ्ते में क्या हुआ है, WHO ने इशू किया है एक अलर्ट को। क्यों? क्योंकि जो 4 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप्स है, हो सकता है देयर इज अ पोटेंशियल कि ये दीज काइंड ऑफ कफ सिरप्स आर लिंक्ड टू एक्यूट किडनी इंजरी इन चिल्ड्रन, और 66 डेथ्स जो हुई हैं मोस्टली ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ द गैम्बिया। ठीक है, ये बात आपको पता है। सिरप्स का नाम भी आप देख सकते हैं कि क्या है, प्रोमिथाजीन ओरल सोल्यूशन, कॉफेक्स मेलन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप, मैग्रिब एंड कोल्ड सिरप। ये किसने मैन्युफैक्चर किया है? मेडन फार्मास्यूटिकल्स एक कंपनी है जो सोनीपत हरियाणा में एस्टैब्लिश्ड है। बेसिकली इसको लिंक किया गया है इन 66 डेथ्स के साथ। नाउ व्हाट हैपेंड इन गैम्बिया, देखिए अचानक से क्या हुआ, सडनली इंक्रीज देखा गया कि कुछ जो बच्चे थे जिनकी एज 5 मंथ से लेके 4 इयर्स तक की थी, तो वो अचानक से हॉस्पिटल में उनको रिपोर्ट किया गया विद एक्यूट किडनी इंजरी। अचानक से देयर वाज अ रश इन द केसेस। तो फिर थोड़ा थोड़ा जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन बच्चों ने क्या लिया है, इन्हें फीवर था, क्या था, तो एक्चुअल में इन बच्चों को जिस तरह का कफ सिरप दिया गया था, सारे ही इन बच्चों ने वो कफ सिरप को कंज्यूम किया था जो फीवर, कफ और एलर्जिक कोल्ड के लिए यूज किया जा रहा था। ऑलराइट, तो WHO ने एक लेबोरेटरी एनालिसिस किया इन सैंपल्स का, जिसमें ये पता चला कि इस प्रोडक्ट में बेसिकली बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल एज कंटामिनेंट्स। अब हम आगे इसका साइंटिफिक रीजन देखेंगे कि क्यों इसमें कैसे मिल सकता है कंटामिनेंट, और ऐसा क्या है जो इस तरह के अडल्टरेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो गैम्बिया ने फिर देखिए, आपको पता है, नेशन वाइड रिकॉल कर दिया इन कफ सिरप्स का ऑन October 5। अब वापस अगर कोई भी किसी भी रिटेल स्टोर पे भी एक कफ सिरप है तो उनको बोल दिया वापस जस्ट वी आर रिकॉलिंग ऑल ऑफ दैट, अब कोई नहीं बेच सकता इसको। ठीक है, सबमिट करवा दीजिए सरकार को आके, किसी के पास भी एक भी कफ सिरप ऐसा है तो। अब क्या है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, और क्या पोटेंशियल हार्म हो सकता है इससे। देखिए, ये दोनों ही केमिकल कंटामिनेंट्स जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें आप बेसिकली किसी चीज को मिक्स करके घोलने की कोशिश करते हो, दैट्स सॉल्वेंट। पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों कंटामिनेंट्स सिरप के। ठीक है, और देखिए ऑब्वियसली दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड कैन कॉज एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, और बहुत सारा यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्पेशली किडनी से जो भी लिंक्ड है चीजें, वो इससे हो सकती हैं। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है, विच ऑफ कोर्स in case of children any kind of such injury can be fatal, and that's exactly what we are seeing. अगर हम 2020 की बात करें तो 17 children died in Jammu Kashmir also, जब उन्होंने कंज्यूम किया एक कफ सिरप को जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट था डाई इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, अब शुड यू बी वरीड, क्या आपको चिंता करने की जरूरत है? नो। क्यों? क्योंकि ये जो 4 मेडिसिन हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर बेसिकली इस कंपनी के पास आया था, मेडन फार्मास्यूटिकल्स के पास, इन्होंने ये जब ऑर्डर लिया, परचेज ऑर्डर जब उनके पास आया गैम्बिया से, तो इनको मैन्युफैक्चर इस कफ सिरप को सिर्फ और सिर्फ गैम्बिया में एक्सपोर्ट करने के लिए किया गया था। तो ये 4 ड्रग्स तो लाइसेंस भी नहीं है फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। ओके,
दो उनके पास एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस था उस कंट्री को, लेकिन यहाँ नहीं एक भी कफ सिरप की बोतल नहीं बिकी है, बिक ही नहीं सकती, ठीक है। सो नन ऑफ दीज 4 ड्रग्स इज लाइक सोल्ड डोमेस्टिकली, ओके, ये चीज। ऑलराइट, व्हाट आर द व्हाई आर द सिरप्स नॉट सोल्ड इन इंडिया, क्यों नहीं बेचे जा रहे? क्योंकि देखिए क्या है बेसिकली, जब 2020 में जो जम्मू कश्मीर की डेथ्स हमने देखी, उसके बाद हमारी यहाँ की अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कंप्लीटली फेज आउट कर दिया सिरप्स को। क्यों? हमने क्या बोला, अब से सिरप्स नहीं बिकेंगे इस तरह के, अब सस्पेंशंस बिकेंगी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिरप एंड अ सस्पेंशन? देखिए, जब एक सिरप होता है, सिरप में क्या करना होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ओके, सॉल्वेंट के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई, यानी कि जो एक्चुअल दवाई है, ठीक है, दवाई तो वही है एपीआई, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व यानी कि मिक्स कर दिया जाता है सॉल्वेंट के अंदर। यानी कि आप एक शुगर सोल्यूशन देखिए, आप देख सकते हैं शुगर को जब अगर आप पानी में घोल दो, उसे नहीं देख सकते, ठीक है, जब एक बेसिकली चाशनी जिसे आप कहते हो नहीं देख सकते वैसे ही, ठीक है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन में जो एपीआई पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं यूनिफॉर्मली इन अ सॉल्वेंट। आप एक कुक्ड दाल को इमेजिन करिए, जब आप दाल खाते हैं, दाल में थोड़े से तो दाल के दाने रह जाते हैं ना, दो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर बट स्टिल इट रिमेन्स सस्पेंडेड, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दाल के जो दाने हैं वो नीचे बैठ जाते हैं अगर आप उसे हिलाएंगे नहीं सही से, ये चीज आपको पता है, वेरी क्रूड एनालॉजी बट दैट्स वेरी वेरी रिलेटेबल, ओके। तो यही चीज देखिए, आप क्यों लेबल्स पढ़ते हैं हर कफ सिरप पे इस तरह के, शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है एपीआई, ठीक है, इट गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम। तो उस चीज को यूनिफॉर्मली दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको शेक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम देखें एपीआई सच एज पैरासिटामोल या अदर जो इन 4 सिरप्स में मिले हैं बेसिकली, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। जो पैरासिटामोल का जो बेसिकली जो वो है वो वाटर में डिजोल्व होता ही नहीं है, तो उसके लिए वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। अब प्रोपाइलीन ग्लाइकोल 2 वैरायटी में मिलता है, एक तो वो जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज तो मतलब बेसिकली एडिबल भी नहीं है, आप उसे कंज्यूम भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री यूज के लिए है। फिर एक होता है फार्मास्यूटिकल यूज। लेकिन बात ये है कि जो इंडस्ट्रियल यूज वाला प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है वो थोड़ा सा चीप होता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कट ऑन द कॉस्ट, सम कंपनीज यूज दिस इंडस्ट्रियल प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ताकि बेसिकली उनका जो थोड़ा सा सस्ता बन जाए जो भी मेडिसिन है, और आगे भी थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन उनको बढ़ जाए। तो अब ये जो प्रोपाइलीन जो ग्लाइकोल है, विच कैन ऑफ कोर्स इट कैन ऑलवेज ब्रोकन डाउन इनटू, या फिर इट कैन ऑलवेज कंटेन डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल एज कंटामिनेंट्स। ये इंडस्ट्रियल यूज में ये कंटामिनेंट्स मिलते हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज कर लो तब तक कोई दिक्कत है नहीं, पर कंज्यूम करोगे तो दिक्कत आएगी ना, राइट। अब सस्पेंशन तो इस पूरे प्रॉपर रिस्क को हटा ही देता है, क्योंकि सस्पेंशन में आपको कभी भी प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट को कभी डिसॉल्व करना ही नहीं ना, उसको तो सस्पेंडेड ही रखना है आपने। आप थोड़ा सा मिक्स करें, शेक करें और पी जाएं, ठीक है। तो वो सॉल्वेंट वाली कंटामिनेंट वाली दिक्कत ही खत्म, ओके। तो ये चीज, इसके लिए बेसिकली एक लिक्विड बेस यूज किया जाता है सस्पेंशन के लिए, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, CMC, which has no risk of containing these 2 contaminants. Alright, now what are the Indian authorities doing? After being informed about the incident on September 29, CDSCO ने क्या किया बेसिकली, along with all the state authorities, जो state level पे भी इनकी authorities हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करवाई, और जो कंट्रोल सैंपल्स हैं जिसपे बेसिकली कोई ट्रायल वगैरह इस तरह का चल रहा होगा, फ्रॉम द सेम बैच ऑफ सिरप्स, उनको टेस्ट किया गया। फिर देखिए बात क्या है, शुड द कंट्रोल सैंपल्स बी फाउंड टू कंटेन हाई लेवल्स ऑफ कंटामिनेंट्स, proportionate action will be taken against the company which may include suspension of the license to export the drug। अगर ऐसा हुआ, अगर पाया गया इस तरह का contaminants वगैरह, तो आपका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाएगा। However, we are unsure whether we can initiate criminal action because the deaths did not happen in India। देखिए बात क्या है, ये अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हम ठीक है, हम ऐसे उनका कैंसिल करने का सोच सकते हैं, लेकिन किसी तरह की पेनल्टी या कुछ और एक्शन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि डेथ्स जो हैं, जो एक्चुअल में
इस तरह की विक्टिमाइजेशन हुआ है वो इंडिया में नहीं हुआ, इट हैज़ नॉट हैपेंड हियर। तो हमारी टेरिटरी में अगर कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं पता, हमारे पास राइट है ये पेनल्टी लगाने का कि नहीं। अब फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट ने कहा एक कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, देखिए इन्होंने ये कहा है कि जब कोई कंट्री इंपोर्ट कर रही है किसी तरह की मेडिसिन को, तो आप उन्हें टेस्ट नहीं करेंगे अपनी मार्केट में रिलीज करने से पहले। भारत तो करता है, हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, कोई भी अगर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको टेस्ट करते हैं उसको मार्केट में रिलीज करने से पहले। तो अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं किसी चीज के, फिर हम उसको भी टेस्ट करें, हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं किसी चीज के, उसको भी टेस्ट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ सारी टेस्टिंग इंडिया में ही हो। सो ऑफकोर्स गैम्बिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज में, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड द WHO कि आप किसी भी तरह का जो कॉजल रिलेशनशिप अगर निकलता है कफ सिरप और इन तरह की डेथ्स में, आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज नोबेल स्टेटमेंट। अब देखिए फाइनली द मोस्ट अवेटेड प्राइज इज हियर, द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 किसको अवार्ड किया गया है? एक जेल्ड बेलारूस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को। 3 लोगों को, बेसिकली 3 तरह की लोग और एसोसिएशंस को मिला है। एक है बेलारूस के एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जो अभी जेल में है 2021 से लेके अभी तक, एक है एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया में है, फिर एक और है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो यूक्रेन में है, ठीक है। तो बेसिकली क्या फोकस है इस साल के नोबेल पीस प्राइज का? यूक्रेन की वॉर जो ऑलरेडी 8th मंथ में अपना एंटर कर चुकी है। ओके, अब कॉमन थ्रेड क्या है तीनों को ही अवार्ड देने का? बेसिकली ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया या रशिया के किसी भी अलाय के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि नोबेल पीस प्राइज भी किसके साथ खड़ा है? वेस्ट के साथ खड़ा है, एंड इट इज एंटाई रशिया एट द मोमेंट। ओके, ये चीज। ऑलराइट, अगर हम बात करें जो पहला हमने डिस्कस किया, उनका नाम है एलिस ब्यालित्स्की। तो ही इज इन जेल सिंस 2021 और ये काफी वोकल क्रिटिक हैं जो पुतिन के अलाय हैं। प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर जो कहाँ के प्रेसिडेंट है? बेलारूस के। आपको पता है बेलारूस कैन एनी डे जॉइन रशिया। समटाइम पीपल से दिस एज वेल कि बेलारूस इज काइंड ऑफ सैटेलाइट ऑफ रशिया, यू नो ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ये चीज आप जानते हैं। राइट, और एक मेमोरियल जो आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये रशिया की सिविल राइट्स ग्रुप है जिसको शट कर दिया गया था पुतिन द्वारा। फिर अगर आप ये देख सकते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ पे है? यूक्रेनियन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्या कर रही है ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज? डॉक्यूमेंट्री बना रही है किस तरह की एलिजिड वॉर क्राइम्स किए गए हैं रशिया द्वारा यूक्रेनियन वॉर में। ओके, अगर हम एलिस की बात करें, जो ये 1995 में बेसिकली इन्होंने फाइंड की थी या नींव रखी थी इन्होंने किसकी? बेलारूस ह्यूमन राइट्स ग्रुप की, वियासना जिसका नाम था। ऑलराइट, जो बेसिकली क्यों बनाया गया था? टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड एक्सपोज वायलेशंस। ऑलराइट, फिर देखिए क्या हुआ 2021 में। ऑलराइट, ये सब कुछ आपको पता है। अगर आप देखें बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत प्राउडली ये कहते हैं कि आई एम द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बेसिकली इनके बहुत अगेंस्ट है। एंड यू नो कि ये जो लुकाशेंको है जो बेसिकली बेलारूसियन प्रेसिडेंट है, ये इनके जो इलेक्शन में इन्होंने लड़ा, इलेक्शन में भी इन्होंने ऑपोजिशन को जीतने ही नहीं दिया। पता नहीं किस तरह से इलेक्टोरल रिगिंग की, क्या किया, जिसके ये बहुत खिलाफ थे। फाइनली जब इन तरह के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया तो उनको जेल में डाल दिया। मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली। मेमोरियल देखिए इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द गोर्बाचेव ईयर्स। आपको गोर्बाचेव जिनकी अभी अभी बहुत रिसेंटली ही पास हुए, आपको पता है ये कौन थे? एक बेसिकली बहुत ही लिबरल रिफॉर्म्स लेके आए थे ये सोवियत यूनियन में उस टाइम पे, जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली थी, मीडिया फ्री बनाई इन्होंने, या इन तरह की चीजें। जब आप इतनी फ्रीडम ऑटोमेटिकली दे दोगे तो फिर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट बनेंगे। तो इतनी क्योंकि फ्रीडम उस टाइम पे मिली, तो इसीलिए मेमोरियल ग्रुप को एस्टैब्लिश भी करने का इनको बेसिकली चांस मिल गया।
राइट, जिन्हें बेसिकली जिन लोगों ने इसको बेसिकली एस्टैब्लिश किया था मेमोरियल ग्रुप को, उसमें से एक जो है 1975 के नोबेल प्राइज विनर भी है, नोबेल पीस प्राइज विनर, ये देख सकते हैं आप, सखारोव, और एक और भी है रशियन मैथमेटिशियन स्वेतलाना और इन्होंने मिलके बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया था। तो इनका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो स्टालिन के टाइम पे, स्पेसिफिकली जो कम्युनिस्ट रजीम था उनके टाइम पे जितनी भी वायलेशंस हुई हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाए, और people should be made aware about it so that the things do not recur again, ओके। तो देखिए बेसिकली नोबेल कमेटी ने ये कहा है डिसाइड करते हुए कि मेमोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट कॉन्फ्रंटिंग पास्ट क्राइम्स इज एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग न्यू क्राइम्स। जो पास्ट में क्राइम्स हुए हैं स्टालिन के टाइम पे, उनके बारे में जानना, कॉन्फ्रंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अब नए क्राइम्स उस तरह से ना हो सके। तो चॉइस ऑफ द विनर, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो नोबेल पीस प्राइज है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है जो जियो पोलिटिकल चॉइसेस वेस्ट की होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसी रीजन से बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं और इन्हें अनबायस्ड कहते हैं, काफी बायस्ड कहते हैं बेसिकली नोबेल कमिटी को। ऑल राइट, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी पॉलिटिकली कॉन्टेंशियस, ओके, कि वर्ल्ड पीस का मतलब क्या है। इनकी वर्ल्ड पीस का मतलब ही नहीं समझ आया आज तक के पीस किससे पीस चाहते हैं आप, रशिया से, जो वेस्ट के ओपोनेंट्स हैं उससे। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पीस प्राइज नहीं देना। ये एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है नोबेल बेसिकली नॉर्वेजियन कमिटी से, कि क्यों महात्मा गांधी, जिनको अपोस्टल ऑफ पीस कहा जाता है पूरे संसार में, ये नहीं कि सिर्फ भारत कहता है, तो उनको क्यों नहीं दिया गया। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और देखिए कभी भी नहीं बताया जाता कि कौन सिलेक्ट करता है नोबेल पीस प्राइज का जो विनर है, क्योंकि डाइवर्ज किया जाता है, रिवील नहीं किया जाता। All right, people in poor places. Now this is a very beautiful editorial, I think, very beautiful. आप सुनेंगे आप खुद भी, इट्स अ माइंड बॉगलिंग पीस, बहुत ही अच्छा। देखिए चिली में रिसेंटली क्या हुआ, चिली में आपको पता है एक प्लेबिसाइट हुआ था, एक रेफरेंडम हुआ था, नॉट प्लेबिसाइट, एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें सबने डायरेक्टली वोट किया कि एक ड्राफ्ट यूटोपियन, यानी कि एक आइडियलिस्टिक सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें बेसिकली फ्री हाउसिंग मिलेगा सरकार द्वारा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहे थे, बड़ी सारी चीजें मिल रही थी। तो इन्होंने ये कहा है, ऑथर्स ने ये कहा है कि उसको रिजेक्ट कर दिया वहां के लोगों ने, और बिल्कुल सही किया रिजेक्ट करके। वहां के लोगों ने दिखा दिया कि उनमें कंसिडरेबल सिविक मैच्योरिटी है, कि क्योंकि उन्हें ये पता है इस तरह का खर्चा अगर सरकार पे डाल दिया कितना गवर्नमेंट डेट बढ़ जाएगा, उसके बाद दिक्कतें हमें ही होंगी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बोला कि जो वर्डिक्ट क्रिएट्स ऑप्टिमिज्म, क्योंकि विजडम ऑफ क्राउड्स ने रूल किया, यानी कि इट एक्चुअली वन ओवर द मैडनेस ऑफ मॉम्स। पागल वाली ये चीज सोच नहीं कि फ्री कुछ भी मिलेगा या ये होगा उसके पीछे हम वोट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नो, दे एक्चुअली रियलाइज कि इट वुडंट बी इवन फीसिबल, इट इज नॉट प्रूडेंट, ओके। अब देखिए एक फैलेसी है, द निर्वाणा फैलेसी। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्या करता है ये, जो एग्जिस्टिंग प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसको कंपेयर करता है अनरियलिस्टिक और बेसिकली परफेक्शनिज्म से कंपेयर करते हैं। और फिर बेसिकली क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हो, आप क्या है, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, आप चाहते हैं ये बेस्ट होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, इक्वालिटी इतने हद तक आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर आप क्या करते हो, उस तरह से बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देते हो। अगर आप सरकार हो तो, जैसे आपने पंजाब में देखा है, पंजाब में इतना डेट है कि आरबीआई की फरवरी की रिपोर्ट ये कहती है कि इट कैन बी वर्स देन श्रीलंकन डेट। श्रीलंका का हमने केस देखा, वेनेजुला को हम जानते हैं किस तरह का ऑयल क्राइसिस वहां पे हुआ था और अभी क्या स्थिति है उनकी। तो ठीक है, अगर आप बेसिकली इतने आइडियलिस्टिक चीजों के पीछे भागोगे, गवर्नमेंट डेट बढ़ जाएगा और उसको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सोल्यूशंस आप देखेंगे ना, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बोला है कि हम अग्री करते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है, आज की स्टेट है, इट हैज टू बी अ वेलफेयर स्टेट, लोगों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर आपकी जो सरकार है उसको इतना ज्यादा बोरो करना पड़ रहा है ताकि अपने लोगों पे स्पेंड करे, तो इससे तो कोई कंट्री रिच नहीं बनती, इससे हमेशा कंट्री पुअर ही बनेगी। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट सस्टेनेबली क्रिएट हाई पेइंग जॉब्स बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ 5 प्लेसेस। इन्होंने देखिए 5 जगहों का नाम दिया है और बहुत यूनिक है ये जो सोल्यूशन इन्होंने दिया है।
इन्होंने बोला है कि आप 5 जगहों को रिच बना दो, वहां पे हाई पेइंग जॉब्स आप क्रिएट कर दो, आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, आप अपने वेलफेयर स्टेट के जो मिशन है उसमें कंप्लीटली खड़े उतरेंगे। अब देखिए इनकी बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये है, देयर आर नो पुअर पीपल, ओनली पीपल इन पुअर प्लेसेस, मतलब कोई गरीब लोग नहीं होते, बस लोग गरीब जगहों पे होते हैं। तो आप जगहों को गरीब ना बना के उन्हें अमीर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम देखते हैं किन जगहों की बात हो रही है। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है कि अगर एक इलेक्ट्रीशियन है जो कानपुर में काम कर रहा है, फिर वही वाला इलेक्ट्रीशियन बैंगलोर चला जाता है और उसको 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है वहां पे। दैट्स ट्रू, क्योंकि कानपुर में इतनी हाई पेइंग जॉब्स नहीं थी। ठीक है, या फिर अगर आप सोचें बेंगलुरु में अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है वो स्विट्जरलैंड चला जाता है, तो स्विट्जरलैंड में 20 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। दैट मीन्स दैट यू हैव टू मेक अ प्लेस रिच, नॉट द पीपल रिच। पीपल वुड ऑटोमेटिकली बिकम रिच दैट वे। ओके, तो ये चीज। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बेसिकली कुछ सजेशन जो एक हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट द्वारा मिली है, उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल वेज डिफरेंसेस हैं फॉर आइडेंटिकल वर्कर्स, मतलब सेम वर्कर है, सेम काम है, सेम प्रोडक्टिविटी है एक वर्कर की, लेकिन जगह जगह अगर बदलते रहोगे, आप यहाँ चले गए तो वहां पे आपको ज्यादा पेमेंट मिल रही है। तो देख सकते हैं इट इज लाइक अ पॉलिसी इंड्यूस्ड प्राइस डिस्टॉर्शन, मतलब वहां की जो सरकार है उसका रोल है, वहां की पॉलिसी का रोल है उस जगह को रिच बनाने में, उस जगह को कॉन्ड्यूसिव बनाने में, कि वहां पे जो जॉब्स हैं वो हाई पेइंग हो, ऑलराइट, फॉर द आइडेंटिकल वर्क। ओके, तो ये चीज अगर हम इसी थिंकिंग को एक्सटेंड करें इंडिया में, तो हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री में जो वेज डिफरेंसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ये वो, तो इन्होंने 5 एरियाज में देखे हैं वेज डिफरेंसेस जहां हैं, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, सेक्टर टू सेक्टर, फर्म टू फर्म एंड स्किल टू स्किल। लेट्स डाइव डीपर। अब हम स्टेट्स की अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने कहा है कि इन द नेक्स्ट डेकेड, आने वाले 10 सालों में ज्यादा लोग मरेंगे जितने ज्यादा पैदा होंगे कर्नाटका में। बेसिकली बेंगलुरु का ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट, देखिए ये सब कुछ छोड़िए, स्टेट में इन्होंने सोल्यूशन पे आते हैं सीधा डायरेक्टली। स्टेट को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? जब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड वोवल्स व्हाइल द प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स लेटर्स। आप इसे समझे, इसका मतलब क्या है कि सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें बेसिकली प्रोवाइड करवानी चाहिए, पब्लिक गुड्स, यानी कि वोवल्स तो थोड़े होते हैं और लेटर्स तो बहुत सारे हैं, राइट। इंग्लिश अल्फाबेट की अगर आप 26 लेटर्स को देखेंगे, वोवल्स कितने ही हैं, ठीक है। तो सरकार को थोड़े से वोवल्स प्रोवाइड करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसकी नींव रखी जाएगी, जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर आके बिल्ड करेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिए, पब्लिक गुड अच्छा करिए, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स बनाइए जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, ये सब कुछ, अच्छी रोड्स बनाइए, कनेक्टिविटी बढ़े। तो आपको यही करना है स्टेट्स में बेसिकली, ये कुछ कुछ फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, बाकी सब कुछ करके आगे प्राइवेट सेक्टर वहां पे करेगा, सो दैट यू अट्रैक्ट मोर हाई पेइंग जॉब्स। अब सिटीज की अगर बात करें, सिटीज में देखिए उन्होंने एग्जांपल दिया है, हैदराबाद हैज अ हायर जीडीपी देन ओडिशा एंड 4 times दैट ऑफ जे-एंड-के। हाउ? फॉर द आइडेंटिकल वर्क, सेम वर्क कर रहे हैं, वहां का लेबर भी यहाँ की लेबर भी, हम कैसे भी लोग, ठीक है। तो कैसे कैसे डिफरेंस आ सकता है, ये देखिए बेसिकली इन्होंने बोला है जो 299 रिमार्केबल पीपल जिन्होंने बेसिकली हमारा संविधान लिखा, ठीक है, तो उन्होंने बहुत चीजें सही तो कर दी, पर जो एक मेंटल मॉडल था 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस का, पीएम, सीएम एंड डीएम, अब ये इट इज नॉट फिट फॉर द पर्पस अगर आप सिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बेसिकली यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है इनका ये कहना है, अगर हम उनको कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर तो एक बहुत ही, आई थिंक दिस समहाउ शुड, इट्स वेरी स्कैरी, कलेक्टर इज अ स्कैरी वर्ड। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ये चीज। अब देखिए इन्होंने बोला है वो अनइलेक्टेड होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, यू मे और मे नॉट अग्री, और हम इस चीज में नहीं घुसेंगे, हम इसको नई चीज को देख रहे हैं, हमें जो सोल्यूशन है उस पर डिराइव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डीएम्स को आप इतनी सारी चीजों पे मत वो दीजिए जहाँ पे शायद उनको एक्सपीरियंस ना हो, एक्सपर्टीज ना हो उनकी, ठीक है। तो बेसिकली क्या सिटीज को करना है, सिटीज का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। स्टेट हमने देख लिया, स्टेट को क्या करना है, अब हम सिटी को देखते हैं क्या करना है। सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बेसिकली क्या करना है, इट हैज टू ब्लंट द बैड अर्बनाइजेशन दैट क्रिएट्स अ डाइवर्जेंस बिटवीन नॉमिनल वेजेस एंड रियल वेजेस विथ विल अट्रैक्ट। देखिए आपको क्या करना है, जिस तरह की अर्बनाइजेशन हो रही है, इट इज बैड,
रिप्लेस इट विद गुड अर्बनाइजेशन, जहाँ पे बेसिकली जो नॉमिनल वेजेस हैं, जो नॉमिनल मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम, जो सरकार के द्वारा एक मिनिमल वेज रख दी है कि बस इतनी ही मिले, इससे ज़्यादा मिल सकती है, ये बेयर मिनिमम है। तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, सिर्फ उतनी ही देते हैं। और रियल वेजेस जो बेसिकली मिलनी चाहिए, जितना एफर्ट लग रहा है एम्प्लॉयर्स द्वारा, जो मिलनी चाहिए रियल में, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, उसमें जो गैप है उसको ब्रिज करिए, नॉमिनल वेजेस को रियल वेजेस तक लेके जाइए, ताकि हाई पेइंग जॉब्स मिले सिटी में। ठीक है, सेक्टर्स को क्या करना है, सेक्टर्स में कैसे आप देखते हैं, कैसे आप कर सकते हैं इंप्रूव। अब देखिए सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर सेक्टर में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय करता है 0.8% ऑफ आवर लेबर फोर्स और जनरेट करता है 8% ऑफ द जीडीपी। जहां एग्रीकल्चर में अराउंड 42% लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है, लेकिन जनरेट करती है सिर्फ 16% जीडीपी। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव करने की कितनी जरूरत है सेक्टर वाइज। तो देखिए यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिखी है कि चाइना ने अपनी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई, 80 गुना ज्यादा कैसे की पिछले 40 सालों में, क्योंकि उन्होंने फार्म एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट किया नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में। इन्होंने एक चीज लिखी है कि the only way to help farmers is to have fewer of them। ठीक है, सब आप अगर किसानों की मदद करना चाहते हैं तो कम किसान ही अच्छे हैं, बस उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दीजिए, बाकियों को आप नॉन फार्म सेक्टर में लेके जाइए जहां पे हाई पेइंग जॉब्स हैं। फर्म्स की अगर बात करें, फर्म्स में देखिए इन्होंने कहा है कि एमएनसीज का क्यों इतना बोलबाला है, एमएनसी में किसी की जॉब लग जाए तो इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है, बिकॉज देयर जॉब्स आर हाई पेइंग। सो इट इज ऑल अबाउट हाई वेजेस, all right, paid by higher productivity firms with more capital, technology, meritocracy। ठीक है, तो जब इन तरह के आप फर्म्स को क्रिएट करेंगे, उनके लिए conducive environment प्रोवाइड करेंगे, तो इट्स गुड। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, फर्म्स के लिए बेसिकली रिप्लेस कर दो आप डील्स बाय रूल्स विद रूल्स बाय रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल विल अट्रैक्ट हाई पेइंग जॉब्स। मतलब आप बेसिकली बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन, ओवर डॉक्यूमेंटेशन, रेड टेपिज्म, इस चीज को छोड़ के आप उनको अगर थोड़ा सा बेसिकली बिल्कुल बेयर मिनिमम जो रूल्स है रेगुलेशन है उनसे अगर आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, इट्स गुड फॉर यू। स्किल्स की अगर बात करें, देखिए स्किल्स का तो सबसे बड़ा वेज डिफरेंस ही स्किल में आता है, सबसे बड़ा। देखिए आप देख सकते हैं अगर एक गुड इलेक्ट्रिशियन है और एक लाउजी इलेक्ट्रिशियन है, उसमें वेज का डिफरेंस आएगा 5 टाइम्स। लेकिन एक एक गुड प्रोग्रामर और एक बैड प्रोग्रामर में डिफरेंस आ जाता है 50 टाइम्स। मतलब क्यों कहते हैं कि आईआईटीज वाले बहुत ज्यादा पैकेजेस लेके जाते हैं या अच्छे इस तरह के, और क्योंकि मतलब देखिए ये तो कह रहे क्लीशे है, बट स्टिल अभी भी है ना, मतलब एक गुड प्रोग्रामर और एक बैड प्रोग्रामर में 50 टाइम्स का गैप आ जाता है वेज का। ठीक है, ये चीज राइट, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेज प्रीमियम्स क्या होंगे। बट देखिए इन्होंने क्या कहा है, ग्रेड 12 इज द न्यू ग्रेड 8। इसका मतलब है पहले 8वीं पास को ही मतलब मिनिमम समझ लिया जाता था, 12वीं पास मिनिमम है, उसके बाद कोई जॉब लगेगी आपकी अच्छी। इंग्लिश फ्लुएंसी इज लाइक विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अ वोकेशनल स्किल। इंग्लिश फ्लुएंसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर ये स्किल आपके पास है, आप में नॉलेज कम हो, प्रेजेंटेशन अच्छी है, यू आर देयर, यू विल गेट थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, people get attracted like anything, people want। क्यों हर जॉब के नीचे लिखा होता है, क्यों हर जॉब प्रोफाइल के नीचे लिखा होता है कि ये रिक्वायरमेंट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कमांड ओवर दिस एंड दिस। ओके, इट्स द न्यू नॉर्म। ओके, ये चीज इन्होंने लिखी है। तो वेजेस उनके उन तरह की सेक्टर्स के लिए ज्यादा है जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगे रादर देन मसल्स, फिजिकल वर्क से ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए पेमेंट बढ़ रही है। तो ये चीज इसमें अगर आप बेसिकली स्किल्स में आप इन्वेस्ट करेंगे अपने यहाँ के लोगों की, इट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, तो अगर आप फिक्स कर दें इन 5 तरह की प्लेसेस को तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि चीफ मिनिस्ट्रियल एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो, पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएं, रूल ऑफ लॉ कंप्लीटली इट शुड बी एट टर्म्स विद द करंट सेंचुरी, आज के तरह का रूल ऑफ लॉ जिसको सब ओबे भी करें। एम्पावर्ड मेयर्स जो हैं बेसिकली सिटी के, उनको आप एम्पावर करें, उनको डिवॉल्व करें, उन तक डेवल्यूशन करें, फंड्स फंक्शनरीज, ताकि सेल्फ गवर्नमेंट आए थोड़ी सी, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से डील करना है। सेंट्रल केंद्रीय सरकार को नहीं पता कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या दिक्कत है और किस तरह का पैसा चाहिए या किस तरह से उसको फंक्शन करवाना है। ठीक है, सो बेटर। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अगर आप क्या करें, फिक्सिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, रेज देयर 45% शेयर ऑफ एनरोलमेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आप एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, सब कुछ। और राइट, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है। ओके, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइंटरप्टेड पावर दीजिए, जनरेटर्स जो काफी अनअफोर्डेबल है स्मॉल एम्प्लॉयर्स द्वारा, तो बी ए वोवल देयर, आप ये सब कुछ प्रोवाइड करवाइए। ऑल राइट,
a rational human rights in civil services don't punish good performance by promoting bad performers। मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि करप्शन जो है, बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में ये है कि आप क्यों ऑनेस्ट रहें जब आपके साथ वाले डिसऑनेस्ट होके, करप्ट होके ज़्यादा प्रमोशन ले रहे हैं। सो देयर इज नो इंसेंटिव फॉर यू टू वर्क हार्ड इन दैट फील्ड। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सरकार को देखने की ज़रूरत है, डिजिटाइज करें, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ओके, इंडियाज प्रॉब्लम इज नॉट जॉब्स बट वेजेस। यस, जॉब क्रिएशन, इतनी जॉब क्रिएशन की उससे क्या हो जाएगा? हाई पेइंग भी तो होनी चाहिए, ठीक है। Wages will not rise without the balanced targeting of the 5 poor places that we just discussed. State governments must restore policy balance by combining targeting poor people with transforming poor places. आप poor people को तो target करें पर transform भी करें इन 5 poor places को। Alright, I hope you liked the editorial as much as I did. Alright, let's move on to the Hindu के articles। अब देखिए क्या है, इन्होंने इस आर्टिकल में ये बोला है कि 5G सर्विसेज तो आ जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन 5G सर्विसेज बड़े सारे उसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आप 10 टाइम फास्टर इंटरनेट स्पीड आ गई, आप डाउनलोड कर सकते हैं 8000 मूवीज इन सेकेंड्स, ठीक है। ये सब कुछ, आप अच्छी वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्क्रीट बन जाएगा, और ये सब कुछ। लेकिन बात ये है, इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी सबसे बड़ा जो लैकिंग पॉइंट है वो है अफोर्डेबल डिवाइसेस का नहीं होना, ठीक है। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ से दे देंगे जब उसकी कंप्लायंट अफोर्डेबल डिवाइस ही लोगों के पास नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीजें, इवन दो 5G सर्विसेज वर अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो लास्ट ही हफ्ते अभी फर्स्ट 5G का रोल आउट किया है, लेकिन जो फर्स्ट 5G स्मार्टफोन था वो तो भारत में पहले ही आ चुका है 2020 में। लेकिन तब से लेके अभी तक भी अगर हम बात करें, 5G स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हैज रीच्ड ओनली अबाउट 50 मिलियन शिपमेंट्स, सिर्फ 50 मिलियन। और टोटल स्मार्टफोन बेस कितना है हमारे भारत का? 550 मिलियन में से 50 मिलियन लोगों के पास ही है सिर्फ और सिर्फ 5G फोन्स। तो आप देख सकते हैं कि जब डिवाइस नहीं होगी तो फिर वो कहाँ से आएगी उस जनरेशन की सर्विस, आप किस पे यूज करेंगे लोग। तो यहाँ पे एक चीज लिखी है, अभी 2-3 साल लगेंगे यूजर्स को कन्विंस करने के लिए कि जी हाँ सच में बेनिफिट है। मतलब आधे लोग तो यही कहेंगे क्या करना है इससे, तो काम ही चल रहा है ना, क्या ही आ जाएगा, ज्यादा कहने की बातें हैं। जैसे वैक्सीन के टाइम पे स्टार्टिंग में हुआ था, तो उसी तरह की चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी है। और राइट, और उन्होंने बोला कि अभी अगर जैसे आपने 5G रोल आउट कर दिया, अब अभी कंज्यूमर जाके 5G फोन ऐसे इस तरह के खरीदने जाते हैं अगर, तो क्यों? क्योंकि अभी तो रेट ही बढ़े हुए हैं, ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, तो फिर 25 to 30% रेट बढ़े हुए हैं, लोग कैसे जाके लेके आएंगे। गवर्नमेंट किक्स ऑफ IDBI बैंक इन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। देखिए आपको ये बात तो पता है कि प्राइवेटाइजेशन एक तरह की डिसइन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर तरह की डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट चला जाता है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ कुछ तरह के डिपेंड करता है कि माइनॉरिटी स्टेक आप कर रहे हो या मेजॉरिटी स्टेक कर रहे हो सेल। तो माइनॉरिटी के साथ तो कोई कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं जाते, यू जस्ट 5 to 10% कुछ आप बेच देते हो, तो माइनॉरिटी सेल आपने कर दी अपने शेयर की पर्टिकुलर कंपनी में। तो इसीलिए, ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ने फाइनली फ्राइडे को किक ऑफ कर दिया है किस प्रोसेस को? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक का मतलब है मेजॉरिटी स्टेक सेल, ठीक है। मेजॉरिटी अपना शेयर आप बेच रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, या जिसको भी आना है वो अपना बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों, बेसिकली क्या है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसकी हो रही है? IDBI बैंक की, ठीक है। IDBI बैंक की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसीलिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल भी देंगे साथ में, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे जो भी कंपनी खरीदेगी इन पर्टिकुलर शेयर्स को। ऑलराइट, ये सब कुछ। अब फाइनली बाय इशूइंग अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू इनवाइट एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बायर्स। ये इन्होंने इनवाइट करेंगे कितने भी बायर्स जो इंटरेस्टेड हैं, हम देखते हैं क्या डेडलाइन है, आगे देखते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कितना शेयर इस बैंक में कितना स्टेक बेच रही है? 30.48%। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का भाई IDBI में कुछ बेसिकली शेयर है, वो उसमें से 30.24% बेच रहे हैं। तो टोटल क्या बेच रहा है, कितना शेयर सरकार से जा रहा है? 60.72%, ठीक है। ये चीज IDBI का 60.72% है बेसिकली सेल पे। ऑलराइट, ये चीज मैनेजमेंट भी जाएगी, साथ में मैनेजमेंट कंट्रोल भी दिया जाएगा।
ऑलराइट, LIC द बैंक्स करंट प्रमोटर, IDB का करंट प्रमोटर बैंक जो है बेसिकली वो LIC है, मतलब प्रमोटर करंट क्या है वो LIC है। अभी उनके पास स्टेक कितना है 49.24%, जिसमें से कुछ अराउंड 30% वो बेच रहे हैं, 30.24%। ठीक है, और गवर्नमेंट की अगर हम स्टेक की बात करें 45.48%, और गवर्नमेंट कितनी बेच रही है 30.48%, तो कुछ शेयर दोनों के पास रिटेन किया जाएगा। ऑलराइट, और पब्लिक शेयर होल्डर्स कितना होल्ड करते हैं बेसिकली IDB में 5.28%, आम जनता। ठीक है, ऑलराइट, जो शेयर्स बेचे जाते हैं, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर द बैंक हैव बीन गिवन टाइम टिल October 28। आप सबमिट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है मेमोरेंडम पे, ये सब वगैरह। ठीक है, और सबमिट कर सकते हो आप अपने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट कि हम इंटरेस्टेड हैं खरीदने में बाय December 16। ओके, अब देखिए एक जो रिक्वायरमेंट सरकार ने रखी है वो ये है कि अगर कोई कंपनी खरीदनी चाहती है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ अराउंड ₹22,500 करोड़ होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि हम हमारा जो बेच रहे हैं वो सेफ हाथों में जाना चाहिए, उसको मेंटेन कर पाए, कोई करप्ट को या बैंकरप्ट एक कंपनी को तो हम बेच नहीं देंगे, राइट। हम पहले ये देख लेते हैं। All right, यूक्रेन चेंजेस माइंड ऑन UNHRC वोट ऑन शिनजियांग। देखिए आपको ये चीज बड़ी शॉकिंग लगेगी, हमने डिस्कस किया था जो अभी। लेट्स गिव इट अ कर्सरी रीडिंग, यू विल गेट इट। यूक्रेन ने इंडिकेट किया फ्राइडे को, क्योंकि यूक्रेन ने कहा फ्राइडे को यानी कि कल, कि एक्चुअली ना हमने माइंड चेंज कर लिया था अपना। किस चीज पे, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे बेसिकली एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया, किसके द्वारा, US, कनाडा, फिनलैंड, अदर वेस्टर्न कंट्रीज, इनके द्वारा। इनका ये कहना था कि कम से कम हम डिबेट कर लेते हैं शिनजियांग रीजन में जो उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहा है, उसके खिलाफ जो बेसिकली रिपोर्ट आई है उस पर एक डिस्कशन कंडक्ट कर लेते हैं। तो उस पर डिस्कशन ही नहीं होने दी, तो यूक्रेन ने भी अगेंस्ट में वोट किया था उस रेजोल्यूशन के अडॉप्शन में, तो विच वॉज वेरी शॉकिंग। अब यूक्रेन ने बेसिकली क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने उस टाइम पे ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में हमने जस्ट एक दिन पहले अपना माइंड चेंज कर लिया था, और पता नहीं कैसे चेंज कर लिया, पर अब हम चाहते हैं कि हमारा स्टैंड हम क्लियरली बता दें कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि डिस्कशन हो, हम साथ में ही हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे फिर क्या रिस्पॉन्स है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इस पे। वेस्टर्न नेशंस को आपको पता है एक डिफीट देखने के लिए मिली यूनाइटेड नेशन की टॉप राइट्स बॉडी पे थर्सडे को, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ कि वोट्स ही नहीं मिले उनके डिस्कशन करवाने के रेजोल्यूशन को, इनफ वोट्स ही नहीं मिले, जो एक फर्स्ट एवर अटेम्प्ट था इस तरह का चाइना को टारगेट करते हुए। तो उसका ड्राफ्ट टेक्स्ट था, ये सब कुछ हमने देख लिया कि इट वाज actually presented by United States and a number of other Western countries had merely asked कि आप एक डिबेट कंडक्ट करवा लें कि कुछ पॉसिबल क्राइम्स हो सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रहे हैं, अगेंस्ट उइगुर्स एंड अदर मुस्लिम माइनॉरिटीज इन फार वेस्टर्न शिनजियांग रीजन। पर ऐसा क्या हुआ, इतना तमाशा जो हमने वहां पे देखा, ऑल दैट नाइफ एज ड्रामा, ऑलराइट, जहाँ पे जो 47 मेंबर काउंसिल है जिनीवा में बेसिकली, उसमें क्या हुआ, 19 ने अगेंस्ट वोट कर दिया, ठीक है, और 17 ने फेवर में के मतलब करवाइए अगेंस्ट का डिस्कशन। ठीक है, तो उसमें उस 19 में से एक यूक्रेन भी था, ऑलराइट, ये चीज। और 11 नेशंस ने एब्सटेन किया जिसमें भारत भी था, ये बात आपको पता है। फॉलोइंग एन इंटेंस लॉबिंग, क्यों हुआ, देखिए इतने सारे लोगों ने अगेंस्ट कैसे वोट कर दिया, क्योंकि बीजिंग ने बहुत लॉबी किया छोटी छोटी कंट्रीज, कजाकिस्तान वगैरह के साथ, कि पाकिस्तान तो आपको पता ही है, ऑल वेदर फ्रेंड, कि देखिए अगर बाई चांस आपने हमारे अगेंस्ट कोई स्टेप लिया तो आपको हमने इतना इतना लोन दिया हुआ है, वी विल थिंक अबाउट इट, वी हैव टू सेकंड थिंक। तो ये सारी तरह की चीजें, जब इतनी आप थ्रेट दोगे तो लॉबी करोगे, जब डिप्लोमेटिक लेवल पे, ऑफ कोर्स उन कंट्रीज को बीजिंग का साथ देना पड़ा। लेकिन बात यह है, चलिए इन कंट्रीज का समझ आता है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट टोन यूक्रेन जो खुद ह्यूमन राइट्स की चीजें चाहती है कि रशिया के अगेंस्ट उठाई जाए, ये सब वगैरह, वॉर क्राइम्स पे कहते हैं कि आप एक पूरा पैनल बनाइए जो उनको सजा दे रशिया के पुतिन को, बट देन यू वोट अगेंस्ट इट, समथिंग वेरी अब्सर्ड, ये चीज। ठीक है, तो काफ़ी शॉकिंग थी। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लो, वो तो हमसे मतलब ऐसी गलती से हमने कर दिया, आप हमारा रिकॉर्ड चेक करिए सारी प्रोसीडिंग्स में, आज तक हमारी पोजीशन यही रही है कि हम इस चीज़ के फेवर में हैं कि इस तरह का अडॉप्शन हो रेजोल्यूशन का।
मतलब बात की जाए शिनजियांग पे, लेकिन फिर उनके जो प्रेसिडेंट है काउंसिल के, जो अर्जेंटीना के फेडरिको विलेजेस, इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि काउंसिल अब देखिए अपना स्टेटमेंट दे चुकी है। हमने ठीक है आपकी स्टेटमेंट देख ली कि आपका मतलब बेसिकली अभी भी टिल्ट यही है कि डिस्कशन होनी चाहिए, पर बात ये है कि रूल्स और प्रैक्टिसेस ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कि जो रिजल्ट ऑफ वोट है वो तो वैसे ही रहेगा जैसा एक दिन पहले अनाउंस हो चुका है। क्योंकि आप अगर वोट, चलिए हम आपका वोट भी मान लें आज जो आप कह रहे हैं, तब भी आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। फिर 18 ने अगेंस्ट वोट किया और 18 ने, तभी एक वोट चाहिए ना चेंज करने के लिए वोट को। तो इसीलिए देन ऑल्सो इट वुड फेल बाय 1 वोट। नो चाइनीज ट्रूप्स इन सोलोमन आइलैंड्स, बेसिकली सोलोमन आइलैंड्स के पीएम ने ये कहा है, किसको कहा है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ दिलासा दिलाते हुए कही है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने चाइना के ऑलरेडी शी जिनपिंग से बात कर ली थी। देखिए सब घबराए हुए क्यों हैं, जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स ने, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो पैसिफिक आइलैंड है, उसने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है बीजिंग के साथ, जिसमें जो उसकी पुलिस वगैरह होगी सोलोमन आइलैंड्स की, उनको ट्रेन किया जाएगा बीजिंग में, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए सब बहुत खतरे में है कि हमारे तो सिर पे आके बैठ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया कह रही है बिल्कुल बीजिंग की जो मिलिट्री है। तो इन्होंने कहा है देखिए हमने बिल्कुल बात कर ली है, सोलोमन आइलैंड्स ने कहा है कि हम अब भी अपनी टेरिटरी पे कोई भी चाइनीज मिलिट्री को नहीं आने देंगे, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, यूएस इम्पोजेज न्यू सैंक्शंस ऑन चाइनीज चिप्स। देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली एक और अपना थोड़ा अप कर दिया है इस एंटे को। उन्होंने कहा है कि बेसिकली पब्लिश्ड अ स्वीपिंग सेट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, क्योंकि इन्होंने कहा है कि देखिए हम चाइना को किसी भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे संसार के किसी भी कोने में यूएस के किसी भी टूल को यूज करके भी अगर कोई सेमीकंडक्टर चिप या कुछ भी बन रही है तो वो चाइना को नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजिंग की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एडवांस को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान क्राइसिस हो जाएगा तो उनको भी एक एज है। और ऑलरेडी उसको टेक ओवर करके यूएसए को अगर कोई कंट्री नंबर 1 बन जाएगी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर तो अभी नहीं बन सकती, बिकॉज यूएसए इज डेफिनेटली एट एन एज एट द मोमेंट, पर एटलीस्ट इकोनॉमी पावर तो बनने ही वाली है। एवरी हेल्दी मैन इज ओब्लाइज टू प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा है, एक वुमेन थी वो बेसिकली कह रही थी कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने एक्स हस्बैंड से, राइट, लेकिन उनके हस्बैंड कहते हैं देखिए अगर मतलब मुझे पता भी तो हो कि वो अपने आप का पेट खुद नहीं पाल सकती तो मैं हेल्प करूं, मैं क्यों हेल्प करूं वैसे ही, तो अगर वो इतनी ज़्यादा सक्षम है कि नहीं है, मुझे क्या पता, मतलब क्या पता वो खुद कमा के अपना पेट पाल सकती हो। तो फिर इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए पर्पस ऑफ मेंटेनेंस वाज टू प्रिवेंट इवन द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एन एस्ट्रेंज्ड वाइफ फेसिंग डेस्टिट्यूशन, कि उसकी हालत एकदम गरीबी या ऐसी ना हो जाए, इतनी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर एक हेल्दी मैन है जो सलामत है, जो काम कर सकता है, चाहे उसको अपने शरीर तोड़ के भी काम करना पड़े, फिजिकल लेबर भी करना पड़े, पर अपनी वाइफ को, अपने माइनर बच्चों को उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा है। Alright, India can lead G20 on education, climate and debt sustainability. अब देखिए आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी हम दिसंबर में लेने वाले हैं, तो इस पे बेसिकली हमें क्या कहा गया है, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट द्वारा डेविड मलपास, इन्होंने कहा है कि भारत 3 सेक्टर्स में लीड कर सकता है, 3 एजेंडाज को लेके अपने दिमाग में G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम पे काम कर सकता है। एक तो है डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जितनी भी बोरोइंग एक कंट्री कर रही है इस पे अवेयरनेस फैलाइए, डेट सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप इतना बोरो ना करें जो आप पे बैक ही ना कर पाए, जो आज श्रीलंका की हालत है, जिस तरह की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में वो फंस गई है, इस तरह से किसी भी कंट्री के साथ ना हो। G20 कंट्रीज में जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं आप उनमें अवेयरनेस क्रिएट करिए, उनको यू हैव एन एक्यूमेन ओवर देयर, यू कैन ऑब्वियसली लेट देम नो अबाउट इट। आप एडुकेशन, डेट सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एक्शन के 3 एरियाज हैं जो पोटेंशियल जहाँ पे एरियाज हैं इंडिया जिसमें वर्क कर सकती है G20 कंट्रीज के साथ मिलके। ओके, तो ये चीज इन्होंने बोला है कि देखिए एक पॉइंट जो डेविड कह रहे हैं कि अब हम इस तरह के पॉइंट पे हैं, इस तरह के पॉइंट पे आज खड़े हैं जहाँ पे एक कॉमन फ्रेमवर्क सबके लिए इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। G20 कंट्रीज के लिए, सारी ही कंट्रीज के लिए 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन और बेसिकली एडुकेशन। तो इसीलिए ये तीनों एरियाज कॉमन फ्रेमवर्क है। और इन्होंने बेसिकली श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में ही ये बोला है कि हेविली इंडेप्टेड कंट्रीज हैं बेसिकली जो अफ्रीका की या फिर श्रीलंका जैसी, तो इंडिया उसमें बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि इंडिया एक्चुअल में बहुत बड़ा क्रेडिटर है। अगर हम देखें अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक अराउंड $4 बिलियन असिस्टेंस दे चुके हैं श्रीलंका को,
ठीक है, और हम रीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं उनके डेट को, क्योंकि वो तो अभी पे बैक नहीं कर सकते, तो हम उनको रिटर्निंग पीरियड बढ़ा देंगे कि कोई बात नहीं, आप थोड़े बाद में 10 साल बाद दे दीजिएगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम रीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं। तो इस तरह की नौबत ही ना आए डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है किसी छोटी कंट्री के साथ, अफ्रीका की कल को, तो और भी कंट्रीज जैसे चाइना है, आप हैं, मिलकर ये चीज़ों पे कंसेंसस रीच करिए कि इस तरह से आप रीस्ट्रक्चर करेंगे डेट को आने वाले किसी क्राइसिस सिचुएशन में। और राइट, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। बेसिकली एस जयशंकर ने भी अभी रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी ये चीज़ हिंट की थी कि एटलीस्ट हमारी कंट्री वो तो नहीं है, नाम तो नहीं लिया था उन्होंने, पर उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट हमारी कंट्री वो नहीं है, हमारे एथोस ये नहीं कहते कि किसी को डेट ट्रैप में फंसा दे, ये चीज़। ठीक है, अब देखिए ये एक और एडुकेशन के बारे में इन्होंने बोला है कि एडुकेशन पावर्टी। देखिए एडुकेशन पावर्टी एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आई वुड रेकमेंड यू प्लीज गो एंड रीड ऑन इट। इट्स समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर ऑन। ठीक है, तो एडुकेशन पावर्टी बढ़ रही है क्योंकि 70% जो चिल्ड्रन है बेसिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर अनएबल टू रीड द बेसिक टेक्स्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली इंडिया एक यहाँ पे इस एरिया में लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली जब कोविड-19 पे स्कूल क्लोजर्स हुए तो बच्चों को तो मन ही नहीं है दोबारा पढ़ने जाने के लिए। अगर हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो आप ग्लासगो में नेट न्यूट्रलिटी की जो हमने बात की है 2070 तक, तो डेफिनेटली वी कैन प्ले अ बिग रोल देयर। रिस्पेक्ट एंड गारंटी ह्यूमन राइट्स टू उइगुर्स ऑफ शिनजियांग सेज MEA। देखिए इंडिया ने फ्राइडे को एड्रेस किया है किस इशू को, जो उइगुर मुस्लिम्स हैं शिनजियांग के। पहली बार डायरेक्टली हमने इतना ज़्यादा बात की है इस चीज़ के बारे में। हमने बोला है कि उनके राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। हमने डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया, बस हमने बोला कि उनके राइट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, और जो बेसिकली पर्टिनेंट पार्टी है उसको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो आप जानते हैं अरिंदम बागची, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी टेकन नोट ऑफ द ह्यूमन राइट्स असेसमेंट। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट बेसिकली सामने आई है शिनजियांग के ऊपर। जो रिपोर्ट आपको पता है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक 46 पेज रिपोर्ट है, उसके बारे में बात की गई है। जिस तरह की असेसमेंट आई है सामने, अगर आपको पता होगा, जिसमें लिखा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइम्स अगेंस्ट उइगुर मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज देयर, जहाँ पे डिटेंशन कैंप्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज़, तो ह्यूमन राइट्स जो है, जो वहाँ के जो Uyghur autonomous region है, it should be respected and guaranteed. We hope that the relevant party will address the situation objectively and properly. Relevant party मतलब चाइना। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा हिंट कि हमारा शिनजियांग पे स्टैंड क्या है 2016 में ही देना शुरू कर दिया था, जब इंडिया ने बेसिकली क्या किया, इंडिया ने एक वीज़ा इशू कर दिया था किसको, एक लीडिंग उइगुर एक्टिविस्ट को जिनका नाम है डोलकुन ईसा। डोलकुन ईसा को जब हमने वीज़ा इशू तो कर दिया, पर हमें एंड मोमेंट पे एकदम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बेसिकली चाइना ने इस चीज़ को बहुत ही हार्श टर्म्स में हमें बोल दिया था दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर इंटरफेयरिंग इन ऑल ऑफ दैट। तो अगर बाय चांस, देखिए बात ये है ना, इंडिया बहुत हद तक कुछ क्यों नहीं कह सकता, वैसे ये लोग तो कर ही गलत रहे हैं, पर एक चीज़ हमारी भी ऑटोनमस मांगते हैं, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक है, तो फिर ये कह देते हैं कि आप ठीक है फिर जम्मू कश्मीर को भी जाने दो, उनको भी ऑटोनमस होने दो जैसे शिनजियांग होने देते हो। तो ये चीज़ है जब हम फंस जाते हैं इस चीज़ में, इसीलिए हमें कैंसिल करना पड़ा था। देखिए ये चीज़ आप देख सकते हैं, अभी जस्ट एक दिन बाद आई है जब हमने, इंडिया ने एब्सटेन किया। आपको पता है 11 देशों में से हमारा देश भी एक था जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे, जिसने एब्सेंट रहना चूज किया वोटिंग के प्रोसीजर से, राइट। फिर भी हमने ये चीज़ स्टेट की है, एटलीस्ट हम अपना कंसर्न तो स्टेट कर ही सकते हैं पब्लिकली। हमने वोट नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक्सप्लेनिंग इंडियाज डिसीजन टू एब्सटेन। अब देखिए जब इनसे पूछा गया अब आप कुछ कह रहे हो, फिर आपने एब्सटेन क्यों किया, होने देते, डिबेट होने देते इस बात पे। ठीक है, तो अब तो यूक्रेन भी साथ में, अगर इंडिया का भी वोट हो जाता फिर वो वोट हार जाता और डिबेट होती। तो इन्होंने बोला कि इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू अपहोल्डिंग ऑल ह्यूमन राइट्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर इंडिया का जो वोट था इट वाज इन लाइन विद इट्स लॉन्ग हेल्ड पोजीशन कि कंट्री, हमारी पोजीशन क्या है बेसिकली कि कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस कभी हेल्पफुल हो ही नहीं सकते। आप चाइना स्पेसिफिक आप यूनाइटेड नेशंस के में कुछ लिख दोगे कि ऐसा होना चाहिए, चाइना में कुछ भी हो तो कल को ऐसा होना चाहिए। चीज़ें हमेशा जेनरिक होनी चाहिए, क्योंकि कल को किधर भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो, उसको डील करने के लिए एक प्रॉपर टेक्स्ट हो, एक प्रॉपर गाइडलाइन हो कि कैसे द इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड वर्क इन दैट एरिया। ओके, ये चीज़ हमने बोली है और हमारा यही स्टैंड एक्चुअल में है। ठीक है, और इंडिया फेवर करता है एक डायलॉग को टू डील विद सच इश्यूज। ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है।
All right, India objects to recent visit of US ambassador to POK on, और this is something very important. अब इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ, क्यों? क्योंकि बेसिकली अभी रिसेंटली हमने देखा है एक अमेरिकन एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिसे हम कंप्लीटली अपना मानते हैं, इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, जिसको फोर्सफुली बेसिकली पाकिस्तान ने ले लिया था 1947 के बाद जो ट्राइबल इशू हुआ था। ओके, अब देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि एक विजिट हुई है अर्ली अक्टूबर में, किसके द्वारा? ये जो एम्बेसडर है यूएस के, जो पाकिस्तान में पोस्टेड हैं। और राइट, अब देखिए यूएस ने कैसे रेफर किया है इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन को, AJK, आजाद और फ्री जम्मू कश्मीर। ओके, आजाद जम्मू कश्मीर। तो बेसिकली एम्बेसडर जो है डेविड ब्लोम, ये गए थे मुजफ्फराबाद जगह पे एंड अदर एरियाज ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया रिकॉग्नाइज करती है अपनी टेरिटरी के रूप में। तो अरिंदम बागची का इस पे कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन का, कि इंडिया ऑब्जेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी इस विजिट पे भी, और जो मीटिंग बेसिकली मिस्टर ब्लोम ने वहां पे कंडक्ट की, हम अपना ऑब्जेक्शन व्यक्त कर चुके हैं। ऑल राइट, ये चीज in a press release about the visit from October 2 to 5, the US Embassy in Islamabad said it aimed to, क्यों ये विजिट है बेसिकली हुई, यूएस की एम्बेसी ने इस पे क्या कहा कि हम प्रमोट करना चाहते हैं यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप को, और हाईलाइट किया उन्होंने कि दोनों कंट्रीज के बीच में डीप इकोनॉमिक, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज हैं। ओके, ये चीज अब देख सकते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है। और राइट, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में कोई भी अमेरिकन एम्बेसडर पोस्ट नहीं किया गया है सिंस जनवरी 2021, क्योंकि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के जो नॉमिनी थे उनको डेमिट कर दिया गया था ऑफिस से, क्योंकि फिर कंफर्म नहीं था कि ब्रिटिश के नॉमिनीज जो होंगे वो आएंगे, रिप्लेस किया जाएगा, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अभी तक ये चीज अनक्लियर ही है, और अभी भी क्लियर होने के कोई आसार है नहीं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में यूएस में, अब वो उसमें बिजी है मिस्टर बाइडन, एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। ऑलराइट, पैनल टू स्टडी SC स्टेटस ऑफ दलित। ऑलराइट, देखिए बेसिकली आपको पता है ये चीज़ क्या है, जो कन्वर्ट्स हैं बेसिकली, आपको पता है कि जो SC स्टेटस है, जो रिजर्वेशन मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, हम बहुत ही अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के साथ मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर शेड्यूल्ड कास्ट 1950 का है, उसमें हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जिसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में, और बची हुई कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम्स या फिर बेसिकली आप देख सकते हैं क्रिश्चियंस। अब देखिए, जब आप कहते हैं कि इन लोगों ने कन्वर्जन ही इस चीज़ के लिए किया उस टाइम पे, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम हिंदू कम्युनिटी में प्रेवलेंट था उससे बचने के लिए, तो वहाँ तो कास्ट सिस्टम उसूलन नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिर ये बात है, तो फिर वहाँ पे उनको रिजर्वेशन क्यों मिले? लेकिन उनका ये कहना है कि हम कास्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारा पीछा कन्वर्जन के बाद भी नहीं छोड़ती। द सेम सोशल हायरार्की इज कंटिन्यूड इन ईच एंड एवरी रिलीजन एंड हेंस वी डिजर्व दिस रिजर्वेशन। तो अब यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है कि एक पैनल बनाने के लिए अक्टूबर 11 को ये मतलब बेसिकली द कोर्ट इज गोइंग टू हियर दिस मैटर ऑल्सो, कि मिलना चाहिए कि नहीं। यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली फॉर्म किया है एक 3 मेंबर कमीशन को, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसको हेड करेंगे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस KG बालाकृष्णन, तो एग्जामिन करने के लिए कि बेसिकली इन शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए, अकॉर्ड करना चाहिए इन दलित को कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, IARI stubble burning in पंजाब at 3-year low। बेसिकली क्या है, वैसे तो ये बहुत प्री मैच्योर होगा ये बोलना कि स्टबल बर्निंग कम हो रही है, फायर्स कम हो रही है, बट एटलीस्ट अर्ली डेज में तो हम कह ही सकते हैं, ऐसा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अभी जो फायर्स जो हमने सैटेलाइट के थ्रू देखी हैं पंजाब में कम हुई हैं। ओनली 320 फायर्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। ओके, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 620 थी, 2021 की बात करें 19, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोला है। उत्तर प्रदेश में हाउएवर सॉ अ राइज, उत्तर प्रदेश में हमने राइज देखा है स्टबल बर्निंग के केसेस में। तो ये चीज़, अब देखिए क्या बात है, ऐसा क्यों थोड़ा सा हमने कम क्यों देखा है स्टबल बर्निंग का केस पंजाब में? इसलिए क्योंकि एक्चुअल में जो एरिया सो किया गया था राइस की तो स्टबल आप फटाफट से जला देते हैं फार्मर्स, ताकि अब जब राबी कल्चर यानी कि जो वीट क्रॉप है उसको उगाने के लिए जमीन साफ करनी होती है, तो फटाफट से जला के उसे खत्म करते हैं और फिर उगाते हैं वीट क्रॉप को। तो इसीलिए देखिए अभी क्या हुआ था इस बारी कि 6% रिडक्शन देखा था हमने एक्रीएज में, जहाँ पे बेसिकली राइस का एरिया था वो 6% से कम था, मतलब बेसिकली एरिया जहाँ पे उगाया गया पंजाब में, क्योंकि रेंज थी बहुत इरेटिक थी, बहुत ही पैटर्न उनका कंफ्यूजिंग था, तो इसीलिए। पर देखते हैं
कि क्या होता है, ये पैटर्न कंटिन्यू होता है कि नहीं. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.